आ जाओ। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे, क्या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो आप सुनते हुए आ रहे हो अभी तक, अब आप वो डिटेल में समझोगे कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या है। अगर बेटा हम बोल दे कि हमने सब कुछ देखा है, हमने सब कुछ देखा है, हमने पूरी प्लानिंग करी थी, हमने सारे प्रोसीजर फॉलो करे थे और हमने सारे डॉक्यूमेंट देखे थे, तो आपके सिर्फ इतना कहने से ये प्रूव हो जाएगा कि आपने ये सारा काम करा था? नहीं होगा। यानी जो भी आप ऑडिट प्लान बना रहे हो, जो भी आप प्रोग्राम बना रहे हो, जो भी आप ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर रहे हो, उन सबको आपको क्या करना पड़ेगा? डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट करना इज कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन। और कैसे डॉक्यूमेंट करोगे? आप उसकी एक फाइल मेंटेन करोगे, सही है, आप उसकी फाइल मेंटेन करोगे। तो सर क्या फिजिकल फॉर्म में ही करना जरूरी है? आप बताओ, क्या आज की डेट में ऐसा होगा कि फिजिकल फॉर्म में ही करना जरूरी होगा? नहीं। तो आप कंप्यूटर सिस्टम में भी कर सकते हो। ठीक है, अभी पढ़ लेते हैं, आ जाओ, बस इतनी सी बात है। कह रहा है एज पर एस 230 जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की बात करता है, द टर्म डॉक्यूमेंटेशन इज डिफाइंड एज टू द रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म। क्या ये हमने पढ़ा था पहले कि जो भी हम ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं उनको हम डॉक्यूमेंट करेंगे? वही बात है। कह रहा है ऑडिट एविडेंस कलेक्टेड एंड ऑडिट कंक्लूजन रीच्ड। सही है। तो जो जो हमने प्रोसीजर परफॉर्म करे, जो जो एविडेंस कलेक्ट करे और जिस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, उन तीनों चीजों को हमें क्या करना है मेरे बच्चे? डॉक्यूमेंट करना है, यानी रिकॉर्ड करना है। सही। ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म में सब कुछ आ गया, प्लानिंग भी, प्रोग्राम भी, प्रोसीजर भी। सही है, आगे आ जाओ। कह रहा है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज कॉमनली नोन एज, यही आपकी प्रॉपर्टी बनेगी, यही आपकी प्रॉपर्टी बनेगी। कैसे? जिस कंपनी का आपने ऑडिट करा है उसके जो वर्किंग पेपर है उस पे सिर्फ आपका अधिकार है ना? ऑडिट वर्किंग पेपर पे सिर्फ आपका अधिकार है, तो वो प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर होती है। अभी देखेंगे कि कब हम किसी को दिखा सकते हैं, कब किसी को नहीं दिखा सकते। चलें आगे। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को ही अपन क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? ऑडिट वर्किंग पेपर। आ जाओ। कह रहा है ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर एंड नेचर ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। क्या ऑब्जेक्टिव है? बहुत सिंपल सा है। आप मेरे को बताओ क्या ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिट का? बोलो। ओपिनियन के लिए क्या जरूरी है? ओपिनियन के लिए एविडेंसेस जरूरी हैं, है ना? एविडेंसेस जरूरी है ना? तो आ जाओ। ऑडिटर, आ जाओ आ जाओ। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दैट प्रोवाइड sufficient and appropriate record of the basis of audit report, यानी ऑडिट एविडेंस। मैंने आपको बोला था कि जब भी ऑडिट एविडेंस की बात होगी तो सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट लिखा होगा, है ना? तो इसका मतलब क्या हो गया कि डॉक्यूमेंटेशन बेटा प्रोवाइड करते हैं हमें क्या? बेसिस किसका? ऑडिट रिपोर्ट का। समझ में आया? आगे आइए। कह रहा है एविडेंस दैट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर आर अचीव्ड। ये बोलते हैं कि हमने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को क्या कर लिया बेटा? अचीव कर लिया है ना? ऑब्जेक्टिव को क्या कर लिया है? अचीव कर लिया है। ये कौन बताएगा बताओ? कौन बताएगा ये? हाँ, ये डॉक्यूमेंटेशन से पता चल जाएगा। ये डॉक्यूमेंटेशन से पता चल जाएगा। अगर 10 साल बाद भी कोई आपकी ऑडिट फाइल आके चेक करेगा, उसे पता चल जाएगा कि आपने कितना बढ़िया ऑडिट करा था और क्या आपने कंक्लूजन उससे निकाला था और क्या क्या आपने वहां पे कलेक्ट करा था। समझ में आया? आइए। कह रहा है एविडेंस इज दैट द ऑडिट वाज प्लान्ड परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग एंड एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। ये डॉक्यूमेंट ही तो एविडेंस बन रहे हैं इस बात का कि आपने उस ऑडिट को प्लान करा था, उसको परफॉर्म करा था इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग और लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, यानी एफआरएफ के हिसाब से। एफआरएफ बोले तो सही है। समझ में आया? तो आपको ये बात समझ में आ गई कि डॉक्यूमेंटेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या है बताइए? सबसे पहले ये बेसिस है हमारी ओपिनियन का, यानी ऑडिट रिपोर्ट का। दूसरा, इससे ये पता चलता है कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करा था या नहीं करा था, यानी हम ओपिनियन दे पाए थे या नहीं दे पाए थे। सही है।
या जो हमारी ओपिनियन है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट थी या नहीं थी, डॉक्यूमेंटेशन से ही तो पता चलेगा। और लास्ट क्या बोलता है कि उससे पता चलेगा कि आपने कितनी प्लानिंग के साथ, कितने अच्छे प्रोसीजर के साथ, कितनी अच्छी तरह से, कितने कितने एफआरएफ फॉलो करके उस ऑडिट को कंप्लीट करा है। सही है, ये सब डॉक्यूमेंटेशन से ही तो पता चलेगा। और मैंने इसके बारे में ये भी बताया था कि एक पीयर रिव्यू बोर्ड होता है जो आके कभी भी चेक कर सकता है। अब मान लो कोई कंपनी है लाइक वीवो, आपको पता है वीवो के ऊपर अभी पीछे केस चल रहा था, हाँ, तो वीवो फंस गई थी किसी टैक्स के मामले में, डन। तो उस केस में क्या ऑडिटर के पास भी जाके चेक करी जा सकती हैं चीजें? भाई गवर्नमेंट तो कहीं भी जाके इंस्पेक्शन कर सकती है, सर्च कर सकती है, रेड मार सकती है, सही है। तो वो आपके पास आएंगे, क्या चेक करने आएंगे आपके पास? कि आपने ऑडिट तमीज से करा था नहीं करा था। आप कैसे प्रूफ करोगे? सर देखो मेरी नॉलेज, मैंने तो बहुत तमीज से करा था, ऐसे आपको एविडेंसेस दिखाने पड़ेंगे। एविडेंसेस कब दिखा पाओगे? जब आप उनको डॉक्यूमेंट करोगे। समझ में आया? तो ये सिग्निफिकेंस है डॉक्यूमेंटेशन का, समझ में आ रहा है? आप आपको बार बार ये फीलिंग आएगी कि जो मैं काम करने जा रहा हूं उसे मैं ही क्यों लिख के रखूं, बार बार ये फीलिंग आएगी, आएगी नहीं आएगी? मैं आपको बोल दूं कि आज का पूरा दिन आप लिख लो, आप लिखोगे ही नहीं। कल का पूरा दिन प्लान कर लो, एक पेपर पे लिख लो, आप नहीं लिखोगे। क्यों? आपको बार बार ये फीलिंग आएगी ये मेरे को ही करना है, मेरे माइंड में है, मैं कर लूंगा। लेकिन यहाँ पे क्यों लिखना पड़ रहा है ये मैंने आपको समझाया, पीयर रिव्यू बोर्ड की वजह से भी, और सेंट्रल गवर्नमेंट की कभी भी रिक्वायरमेंट आ सकती है कि आपके ऊपर किसी भी तरह का सर्च हो या आपके क्लाइंट की कोई डिटेल चाहिए हो, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है ऐसे 230 से कि आपको ये सब डॉक्यूमेंट करके रखना है। क्लियर है? चले आइए, तो नीड तो आपको समझ में आ गई और ऑब्जेक्टिव भी समझ में आ गया। आइए, पर्पस यही लिखा है जो मैंने आपको समझा दिया, ये डायग्राम वही है, देखो तो मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा जूम करके। कह रहा है एक्स लिमिटेड है, आप इसकी फर्म हो, सीए फर्म, जहाँ पे आपकी एंगेजमेंट टीम जा रही है ऑडिट करने, उसमें से ए लीडर है, बाकी मेंबर्स हैं। बाकी कौन है? एंगेजमेंट टीम मेंबर्स हैं, सही है। तो आप रिव्यू करने जा रहे हो, आपको इस बात को क्या करना पड़ेगा? डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। क्वालिटी रिव्यू को भी आपको क्या करना पड़ेगा? डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। अरे क्वालिटी रिव्यू था ना एंगेजमेंट से पहले वाली चीज, 220 एस से 220। आइए, तो कह रहा है डॉक्यूमेंट क्यों करना पड़ेगा? आईसीआई आपका क्या कर सकता है? पीयर रिव्यू कर सकता है। कौन करेगा वो? पीयर रिव्यू बोर्ड। समझ में आया? या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपका क्वालिटी रिव्यू कर सकती है, ये टेक्निकल रिव्यू होता है, सही है। मान लो कोई कंपनी फंस गई, अब वहां देखा जाएगा आपका टेक्निकल रिव्यू यानी क्वालिटी रिव्यू हो रहा है कि आपने जो ऑडिट करा है वो प्रॉपर क्वालिटी के साथ, प्रॉपर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म और जजमेंट के साथ करा है या नहीं करा, ये चीज चेक होगी वहां पे। तो वो कैसे चेक होगी, कैसे प्रूफ करोगे आप? डॉक्यूमेंट से प्रूफ करोगे। आइए, इजी है ना? मैं कह रहा इतना बड़ा बड़ा क्यों दिख रहा है? आ जाओ, आइए। कह रहा है फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, मतलब कह रहा है किस फॉर्म में होगा, क्या उसके कंटेंट होंगे, किस एक्सटेंट तक करोगे। सही है, तो देखो बहुत इजी है। कह रहा है ऑडिटर शैल प्रिपेयर द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दैट इज सफिशिएंट, कहां तक करने हैं हमें, ये एक्सटेंट पता चल गई आपको। कह रहा है दैट इज सफिशिएंट, ये क्या हो गया, दैट इज, देखो देखो, दैट इज सफिशिएंट टू इनेबल an experienced auditor to understand nature, timing and extent of audit procedure and result of the audit procedure performed and audit evidence collect and significant matter arising during the audit and conclusion reached thereon and significant professional judgment made in reaching those conclusion। समझ में आया आपको? मैंने पूरी लाइन एक साथ इसलिए पढ़ दी, यानी कि इससे अगर मैं एक क्रक्स निकालूं ना तो आपको एक लाइन समझ में आएगी कि कोई दूसरा बंदा अगर एक्सपीरियंस ऑडिटर ये देखने आए कि आपने काम ठीक से करा है या नहीं करा, तो उस एक्सटेंट तक ही आप उस ऑडिट के डॉक्यूमेंटेशन रखोगे, ताकि ये बात चेक हो जाए कि आपने जो काम है वो प्रोफेशनल जजमेंट से, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म से और सारे एफआरएफ के अकॉर्डिंग ठीक से करा था। डन? बस यही है इन सारी बातों का मतलब, पढ़ के देख लो।
पढ़ के देख लो। पढ़ लिया? हाँ, देख लो। कह रहा है ऑडिटर शैल प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दैट इज सफिशिएंट, जो इतने सफिशिएंट हो, जो इनेबल कर दें किसी एक्सपीरियंस ऑडिटर को अंडरस्टैंड करने के लिए नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर क्या फॉलो हुए थे। सही है। दूसरा कह रहा है रिजल्ट क्या ऑब्टेन हुए थे उस ऑडिट प्रोसीजर से, और कौन कौन से आपने एविडेंस कलेक्ट करे थे, क्या सिग्निफिकेंट मैटर आपके सामने आए थे, ठीक है, जिसके ऊपर आपने कंक्लूजन लिया था, है ना, और सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट क्या लगाई थी आपने, और उस कंक्लूजन तक आप कैसे पहुंचे थे जिस पे जो आपने ओपिनियन दिया। डन? समझ में आया? समझ में आया? कहने का ये मतलब है कि शुरू से लेके अंत तक, शुरू से बोले तो प्री इंगेजमेंट से लेते प्री प्री इंगेजमेंट से लेके रिपोर्टिंग तक की सारी कहानी आपको क्या करनी है, डॉक्यूमेंट करनी है। उसका पर्पस क्या है, ताकि कोई दूसरा बंदा आए तो चेक कर सके कि जो काम है वो तमीज से हुआ था। यही तो है। तो फॉर्म कंटेंट में से एक्सटेंट आपको समझ में आ गई, है ना? आ जाओ, आ जाओ। फॉर्म अभी नीचे समझ में आ जाएगा। फॉर्म तो वही हो गया ना कि आप फिजिकल फॉर्म में भी रख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रख सकते हो। आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ, आगे आ जाओ। अब दोबारा एक और आ रहा है, देखो, एक और दोबारा आ रहा है। क्या है ये? याद रखोगे जहां जहां फैक्टर अफेक्टिंग आएगा। आइए, कह रहा है कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं किसको, कंटेंट को और एक्सटेंट को ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की। आप बताओ मेरे को, आप बताओ। देखो सुनो, सुनो, कह रहा है आपके, सुन लो सुन लो, आपके कंटेंट को और एक्सटेंट को ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो ये सारे वही पॉइंट होंगे जो जो हमारे प्लान को अफेक्ट कर सकते हैं, जो जो हमारे प्रोसीजर को अफेक्ट कर सकते हैं, जो जो हमारी ओपिनियन को अफेक्ट कर सकते हैं, जो जो हमारी ऑडिट को अफेक्ट कर सकते हैं। अगर ओवरऑल बोल दूं तो देख लो वो सारे पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे। कह रहा है साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्लाइंट बिजनेस। तो ये तो यार हमारे रिस्क असेसमेंट को भी अफेक्ट कर सकता है। तो अगर रिस्क असेसमेंट अफेक्ट होगा तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अफेक्ट होगा। आया या नहीं आया? अगला देखिए, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म। क्या किस तरह का आप ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला, अगर आप भैया कंप्लायंस प्रोसीजर लगा रहे हो तो उसमें दूसरी तरह का डॉक्यूमेंटेशन होगा, और अगर आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगा रहे हो उसमें दूसरी तरह का डॉक्यूमेंटेशन होगा। तो अगर आप कौन सा नेचर ऑडिट प्रोसीजर का आप परफॉर्म कर रहे हो, इससे आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की एक्सटेंट और कंटेंट अफेक्ट करेगा। आया नहीं आया? अगला देखिए, कह रहा है आइडेंटिफाइड आरएमएम। बोले दो, यानी कौन कौन से आपने रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करे हैं, इससे भी आपका कंटेंट और एक्सटेंट क्या होगा बेटा, अफेक्ट होगा। सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, बच्चों वाली चीजें हैं, आपको समझ आ जाएगी। देखिए, कह रहा है सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन। बोले दो, जो अपन ने एविडेंस ऑब्टेन कर रहे हैं वो कितने सिग्निफिकेंट हैं, वो कितने सिग्निफिकेंट है। अब कई बार ये होता है ना, आप देखते हो भाई ये तो बहुत ही बढ़िया चीज मिल गई, इसमें देख डायरेक्टर ने साइन भी नहीं कर रखे और सारी चीजें अप्रूव है। सही है। तो वो आपको एक ऐसा एविडेंस मिल गया जहां जो आपका रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट बढ़ा देगा, और आप बोलोगे ये तो बहुत सिग्निफिकेंट है, बिना साइन के लोन कैसे अप्रूव हो गया। अरे आपने वो देखी है, कौन सी सीरीज थी, स्कैम 1992? यही तो गेम था। क्या गेम था? आपने देखी है सीरीज, पहले बताइए। हम्म। अरे उसे ना लोन मिलता है, और वो लोन पर डे वाला लोन होता है।
उसे एलसी बोलते हैं मेरे ख्याल से, लेटर ऑफ क्रेडिट, है ना, जिसके बेसिस पे आप काम सामने से काम उठा सकते हो। तो उसके लिए ना आपको कुछ सिक्योरिटी देनी होती है, तो उसके पास सिक्योरिटी अगले दिन आती है, लेकिन वो पहले ही साइन करा लेता है। वो कहता है तेरे को मिलेगी सिक्योरिटी, लेकिन तेरे को 8 घंटे लेट ही तो मिल रही है, तो तू साइन कर दे। तो उसमें बैंक का जो बंदा होता है वो मिला हुआ होता है और वो साइन करवा के अप्रूव करा देता है। डन। तो आपको ये बात बाद में पता चल गई, ये बात आपको बाद में पता चल गई। तो ये कैसा एविडेंस हो गया बताना? सिग्निफिकेंट। यानी सिग्निफिकेंट का मतलब हो गया इंपॉर्टेंट, कोई भी ऐसा एविडेंस जिससे आपको कोई फ्रॉड या कोई भी ऐसी चीज पता चल रही है जिससे जो हमारे यूजर हैं उनका डिसीजन चेंज हो सकता है या वो हमारे यूजर को अफेक्ट कर सकते हैं। डन। आगे आइए। नीड टू डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट ए कंक्लूजन। आइए, नीड टू डॉक्यूमेंट ए कंक्लूजन, यानी हमें कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए जो जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए उसके ऊपर भी डिपेंड करती है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। यानी ये कंटेंट और एक्सटेंट, क्या क्या, कंटेंट और एक्सटेंट डॉक्यूमेंटेशन की, समझ में आ रहा है? यानी आप कोई कंक्लूजन दे रहे हो, आप कंक्लूजन कैसा दे रहे हो उस पर डिपेंड करेगा ना कि क्या कंटेंट होगा आपकी ऑडिट फाइल का और किस एक्सटेंट तक आप चेकिंग करोगे। आया या नहीं आया? जैसे यहाँ पे आप बोल सकते हो कि मैंने आपको बस स्टॉक चेक करने के लिए भेजा था, तो वहां पे तो एक लिमिटेड काम है आपका, तो उससे रिलेटेड चीजें ही डॉक्यूमेंट करोगे, तो उससे रिलेटेड ही आपका कंटेंट बनेगा और उससे रिलेटेड आपकी एक्सटेंट बनेगी। क्या आप पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने बैठ जाओगे? नहीं। समझ में आया? तो डॉक्यूमेंटेशन आपका क्या कंक्लूजन आने वाला है उस पर भी डिपेंड करेगा। चले, फिर कहता है नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डेविएशन आइडेंटिफाई। अगर कोई डेविएशन मिल रहा है, यानी हर बार भैया WDV फॉलो होना था, इस बार SLM क्यों फॉलो हो गया, तो उसके भी ऐसे बहुत सारे आपको डेविएशन मिले। AS6 में भी मिला, अब तो वो हो गया है आपका, सॉरी कौन सा हो गया है, PPE AS10 6 खत्म कर दिया ना, इसी में डाल दिया डेप्रिसिएशन, पहले 6 होता था। PPE हो गया, तो PPE का आपको डेविएशन मिल गया। आपको हो सकता है AS1 का भी डेविएशन मिले, कोई पॉलिसी चेंज करी हो, आपने उसका डिस्क्लोजर नहीं करा। आपको हो सकता है AS2 का भी डेविएशन मिले। आप मेरे को बताओ, जितने ज्यादा नंबर ऑफ डेविएशन मिलेंगे उतना ही आपका एक्सटेंट बढ़ता चला जाएगा। तो इस पे डिपेंड करता है या नहीं करता? अगर मैं एक लाइन में बोलना चाहूँ तो ओवरऑल ऑडिट जो हम कर रहे हैं उनमें जितने भी प्रोसीजर होते हैं उन सब पे डिपेंड करता है इसका कंटेंट और एक्सटेंट। आगे देखिए, ऑडिट मेथडोलॉजी और टूल जो यूज कर रहे हो, आप एनालिटिकल प्रोसीजर लगा रहे हो, आप कंप्लायंस प्रोसीजर लगा रहे हो, आप सब्सटेंटिव लगा रहे हो, आप और कौन से बताए थे, रेशियो एनालिसिस कर रहे हो, आप कंपेरेबिलिटी कर रहे हो, आप कौन सी ऑडिट की मेथडोलॉजी यूज कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करेगा आपका क्या बेटा, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। क्लियर है? क्लियर है क्या? तो ये भी आपको क्या करना है बेटा, लर्न करना है। सही है? सिर्फ पढ़ोगे ना, देखो मैं एक बात बता देता हूँ आपको, सिर्फ पढ़ोगे तो आपको ये बिल्कुल इजी लगेगा, इसलिए यहाँ पे नीड है याद करने की, आपको ये लर्न करना है। ऑडिट में सबसे ज्यादा चीजें आपको लर्न करनी पड़ेगी, समझ रहे हो? तो इसे लर्न करना, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ तो पढ़ के सब समझ में आ रहा है, इजी लग रहा है, लेकिन इसको याद रखना उतना ही मुश्किल है। समझ रहे हो आप? क्योंकि सुपर इजी है ये, आप पढ़ोगे आपको लगेगा सब तो समझ आ रहा है, लेकिन जब लिखोगे ना तो याद नहीं आएगा, ये इसका कमबख्तपना है। चले, लॉ से बेटर है ये? नहीं, मेरे ख्याल से तो लॉ ज्यादा बेटर है। वो आसान, वो याद रखना आसान है, ये याद रखना मुश्किल है। चलो, तो अगर मैं आपसे पूछूं तो ये 7 डब्बे आपको समझ में आ गए होंगे, जो क्या बोलते हैं बताइए, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें पहला क्या था, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्लाइंट बिजनेस, दूसरा क्या है, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, तीसरा RMM, आइडेंटिफाइड RMM, चौथा सिग्निफिकेंस ऑडिट एविडेंस, चौथा पांचवा है ना ऑडिट कंक्लूजन, छठा नेचर एक्सटेंट एंड डेविएशन आइडेंटिफाई। उसमें मैंने आपको समझाया कि डेविएशन का मतलब क्या क्या है और कि जितने ज्यादा आइडेंटिफाई होंगे उतनी ज्यादा अपनी एक्सटेंट बढ़ जाएगी। और लास्ट ऑडिट मेथडोलॉजी टूल जो हमने यूज करें। क्लियर है? पक्का? चले,
चले देखो, कह रहा है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, इसका डॉक्यूमेंटेशन हमें करना पड़ेगा और इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा ना, अरे बोलो, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा ना हमारा कंटेंट और एक्सटेंट। और कह रहा है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट एंड रिलेटेड सिग्निफिकेंट जजमेंट, उससे रिलेटेड हमने जजमेंट क्या लेनी है। कह रहा है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द मैटर अराइजिंग आफ्टर द ऑडिट, ये अभी डिस्कस करेंगे, है ना। 1 मिनट का ब्रेक ले लें या नहीं, ले लेते हैं, है ना। आ जाओ, ये पढ़ लिया था, हाँ। इसको मैंने अभी स्टार मार्क करा है, इसके ऊपर और डिस्कशन होना है। क्या है ये, है ना। ऑडिट के बाद कोई चीज आपको पता चली, जब आपने रिपोर्ट दे दी, आपने अपनी रिपोर्ट दे दी, उसके बाद कोई चीज पता चली है, इसके ऊपर डिस्कशन होना है। अभी आगे चलते हैं, है ना, अभी साथ साथ ही हो जाएगा वो। आइए सुनिए सुनिए सुनिए, ये कह रहा है एक नया कंसेप्ट, क्या है ये, कंप्लीशन मेमोरेंडम किसको बोलते हैं। सर कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। कंप्लीशन मेमोरेंडम का मतलब होता है जो भी आपने डॉक्यूमेंटेशन करा है ना, उसकी समरी, जो भी आपने डॉक्यूमेंटेशन करा है उसकी समरी को हम क्या बोलते हैं, बोलो, कंप्लीशन मेमोरेंडम। जैसे आप जब, सॉरी कभी आप ना होए, कभी कोई जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है तो उसे डिस्चार्ज समरी मिलती है ना, और एक इन पेशेंट फाइल मिलती है, देखा है आपने कभी। जब कोई हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है तो उसे एक इन पेशेंट फाइल दी जाती है और उसमें एक डिस्चार्ज समरी लगी होती है। डिस्चार्ज समरी अगर आप पढ़ोगे तो उससे आपको फाइल तक जाने की जरूरत नहीं है, समरी से आपको पता चल जाएगा क्या बीमारी थी, क्या ट्रीटमेंट मिला, डन। सेम उसी तरह से कंप्लीशन मेमोरेंडम हमारी एक तरह की डिस्चार्ज समरी है, समझ में आया, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की समरी है, और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वो इन पेशेंट वाली फाइल है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। देखो अब रीड मारते हैं, कह रहा है कंप्लीशन मेमोरेंडम इज द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी दैट डिस्क्राइब सिग्निफिकेंट मैटर्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। क्या ये लिखने की जरूरत थी, अरे आप किसी चीज की समरी बना रहे हो तो उसमें सिग्निफिकेंट मैटर ही तो लिखोगे, सीधी सी बात है, ठीक है। लेकिन ये भैया कंटेंट तो देना है, तो इसलिए कंटेंट बनाना पड़ेगा और आपको याद करना पड़ेगा। आइए, सिग्निफिकेंट मैटर आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट एंड हाउ मच मैटर आर एड्रेस, और उसमें क्या ट्रीटमेंट मिला, हाउ मच एड्रेस, ओ हाउ मच मैटर्स आर एड्रेस। इसका मतलब क्या है, बोलो, क्या बीमारी थी, क्या ट्रीटमेंट मिला, सीधी सी बात है। क्या सिग्निफिकेंट वो जो मैटर थे आइडेंटिफाई करे और हमने उन्हें किस तरीके से एड्रेस करा, वो वहां लिखा होगा, कहां लिखा होगा, डिस्चार्ज समरी में, कंप्लीशन मेमोरेंडम में, आपको यहीं रहना है ना। आइए, कंप्लीशन मेमोरेंडम फैसिलिटेट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिव्यू एंड इंस्पेक्शन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। समरी पढ़ते ही समझ आ जाएगा, चले आगे। आइए, ये याद रखिएगा लेकिन पॉइंट, कह रहा है कंप्लीशन मेमोरेंडम हेल्प द ऑडिटर इन आइडेंटिफाइंग वेदर एनी इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी एसे इज not met as the auditor is unable to meet the objective which prevent the auditor to achieve the overall objective of the audit। क्या है इसका मतलब, क्या है इसका मतलब, भैया बीमारी तो लिखी है लेकिन इलाज नहीं लिखा, भैया बीमारी तो लिखी है लेकिन प्रॉपर इलाज नहीं लिखा, यानी आपने प्रॉपर एड्रेस नहीं करा उस बीमारी को। तो उस चीज से, यानी आपको डिस्चार्ज समरी से, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम से, कंप्लीशन मेमोरेंडम से आपको वो बात पता चल जाएगी। चले आइए, दोबारा पढ़ूं, ये वाली लाइन दोबारा पढ़ूं, समझ में आ रही है, कंप्लीशन मेमोरेंडम थर्ड वाली। एक बार दोबारा पढ़ते हैं, आइए। कह रहा है कंप्लीशन मेमोरेंडम हेल्प द ऑडिटर इन आइडेंटिफाइंग वेदर एनी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट ऑफ एनी एसे, फॉर एग्जांपल एसे 570 जो बात करता है गोइंग कंसर्न की, इज नॉट मेट एज द ऑडिटर, वो मेट नहीं हुआ,
एस से 570 बोलता है कि भैया अगर कोई गोइंग कंसर्न में दिक्कत आ रही है तो आपको रिपोर्ट करना है, अलग से एक पैराग्राफ डाल के ये बात लिखनी है, ठीक है। और ये नहीं हो पाया, क्यों? एज द ऑडिटर इज अनेबल टू मीट द ऑब्जेक्टिव विच प्रिवेंट द ऑडिटर टू अचीव द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट, इसलिए पूरी की पूरी ओपिनियन ही गलत हो गई, तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ही गलत हो गया। आ रहा है या नहीं आ रहा? वही तो कहना चाह रहा है, कह रहा है कि आपने एक इंडिविजुअल एससी की कंप्लायंस नहीं करी और उसकी वजह से हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ही गलत हो गया। सही है। तो डिस्चार्ज समरी से आप रिलेट कर सकते हो कि बीमारी थी लेकिन उसका आपने इलाज ही नहीं करा। सही है। तो ऐसे जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो भी इससे क्या हो जाएंगे? आइडेंटिफाई हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आइडेंटिफाई हो जाएंगे। तो सिंपली अगर आप बोलो तो ये क्या होती है बेटा? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की समरी। लेकिन ये बातें आपको याद रखनी है कि समरी किस किस काम आती है वो लिख देना इसमें। हाँ चले आइए, ये आपको खुद से ढूंढ के लाना है, यारो जाओ ढूंढ के लाओ। क्या? एग्जाम्पल ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ये होमवर्क है आपका। आप वैसे कुछ बताना चाहते हो यहाँ पे? एग्जाम्पल कुछ देना चाहते हो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का? बताओ। मैं एक बता देता हूँ, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। कुछ मैटर्स थे, मेरे को वो क्लियर नहीं हो रहे थे, मैंने मैनेजमेंट को बोला कि सर आप लिख के दे दो कि ये जितना भी कैश है, जितना भी स्टॉक है, जितनी भी चीजें हैं वो, जितनी भी चीजें हैं वो बोलो बोलो वो करेक्ट हैं, वो करेक्ट है। मैनेजमेंट ने वो लेटर हेड पे अपनी रिप्रेजेंटेशन दे दी उन मैटर्स पे, तो वो मैं अपने फाइल में, ऑडिट की फाइल में डॉक्यूमेंट कर लूंगा। वो एक एग्जांपल हो गया ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का। मिनट्स भी हो सकते हैं और रजिस्टर्स हो सकते हैं। हाँ, कुछ आपने चीजें आइडेंटिफाई करी, उसके बदले में क्या रिस्पॉन्स आया वो हो सकता है। मेल्स के प्रिंट आउट हो सकते हैं, मेल जो मेल हुई थी क्लाइंट और जो आपका क्लाइंट है उसके किसी क्लाइंट के साथ मेल चल रही थी, उसमें कुछ आपको गड़बड़ लग रही थी, मेल के सारे प्रिंट आउट निकाल लिए। कॉल रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं, कॉल लॉग्स भी हो सकते हैं, एंट्री रजिस्टर भी हो सकते हैं। हाँ, और एक्स वाई जेड बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन हो सकते हैं। इन्फॉर्मेशन, किसी तरह का इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम हो सकता है, कोई प्रोस्पेक्टस हो सकता है, हाँ, कोई रजिस्टर हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ों के आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हो, लेकिन वो रेलिवेंट होना चाहिए आपकी ओपिनियन में, आपके ऑडिट के काम में। सही है। ये नहीं कि उसके घर की लिस्ट, खाने में क्या क्या आया उठा के लिया है, हाँ, बीवी को कितने कितने गिफ्ट दिए, लिस्ट दो मेरे को, ऐसा नहीं करना। चले आ जाओ, चले बोलो बच्चों, सुनो सुनो सुनो। अब कह रहा है प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगा? ये टाइमली बेसिस पे होगा। टाइमली बेसिस क्या होता है? जब आपने प्लान बनाया, प्लान का डॉक्यूमेंटेशन कर लेना। जब प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम का डॉक्यूमेंटेशन कर लेना। जब प्रोसीजर फॉलो करे, प्रोसीजर का डॉक्यूमेंटेशन कर लेना। जब एविडेंस कलेक्ट कर लिया, एविडेंस का डॉक्यूमेंटेशन कर लेना। जब ओपिनियन दे दी, कंक्लूजन दे दिया, कंक्लूजन का डॉक्यूमेंटेशन कर लेना। और क्या बेसिस था उसका? उन सब चीजों का डॉक्यूमेंटेशन कर लेना। अगर कोई दिक्कत आ रही है उसका भी डॉक्यूमेंटेशन कर लेना। मन करे तो मैनेजमेंट की फोटोकॉपी निकाल के उसमें छाप देना। कहने का मतलब है जितना करो उतना कम है, एविडेंस तो जितने इकट्ठे कर लो उतने कम है। सही है। तो लेकिन आपको ये जज करना है कि व्हाट इज सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू कंक्लूड योर ऑडिट। सही है। चले आ रहा है या नहीं आ रहा? आइए, ऑडिटर shall prepare the audit documentation on a timely basis. It help to enhance the quality of the audit and facilitate the effective review and evaluation of audit evidence obtained and conclusion reached. क्या ये सब बात कर ली? अब यहाँ पे आइए, जो मैंने ऊपर स्टार मार्क करा था ये उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या स्टार मार्क करा था बताइए? कुछ एविडेंस ऑडिट रिपोर्ट के बाद मिले, कुछ एविडेंस ऑडिट रिपोर्ट के बाद मिले। आपने एक सेक्शन पढ़ लिया है क्या 43B इनकम टैक्स का? फोर्टी थ्री बी बोलता है कि आपको ना कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो पेड बेसिस पे अलाउड होंगे।
कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं कि अगर आपने, अरे सुनो इधर प्लीज, आप अकाउंटिंग कौन से बेसिस पे करते हो मेरे को बताना? एक्रूअल। लेकिन 43B इनकम टैक्स एक्ट का एक सेक्शन है जो बोलता है आपको ये एक्सपेंसेस पेड बेसिस पे अलाउड होंगे। अगर आप इसे 30 सितंबर तक भी पे कर दोगे, मार्च की बात नहीं कर रहा मैं, 30 सितंबर यानी रिटर्न फाइल करने से पहले अगर आप इसे पे कर दोगे तो आपको ये अलाउ हो जाएंगे, आपको ये अलाउ हो जाएंगे। तो ये चीजें तो बाद में ही जज होंगी, ये तो ऑडिट के बाद ही जज होगी कि 30 सितंबर तक तो आपको रिपोर्ट देनी है। हाँ, तो कह रहा है ऐसे मैटर के अभी आप डॉक्यूमेंटेशन रख सकते हो क्योंकि वो फ्यूचर में काम आएगा। अगली ऑडिट भी आपको ही करनी है, आप रिकरिंग ऑडिट के केस में आपको वो चीज फ्यूचर में काम आएगी, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन भी आपको करना है। लेकिन उसके बारे में एक लाइन लिखी है, यहाँ पे आ जाए, कह रहा है डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर्ड आफ्टर द ऑडिट वर्क हैज बीन परफॉर्म्ड इज लाइकली टू बी लेस एक्यूरेट दैट द डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ सच वर्क इज परफॉर्म। कह रहा है कि उसको हम क्या बोलेंगे कि वो उससे कम एक्यूरेट है। यानी जब हम ऑडिट कर रहे थे उस वक्त, क्योंकि हमारी पूरी टीम गई थी, हमारा पूरा एम्फासिस उसी काम पे था, तो उस वक्त जो डॉक्यूमेंट हमने कलेक्ट करे थे वो मोर एक्यूरेट थे इन कंपैरिजन ऑफ जो हमने बाद में कलेक्ट करे हैं, क्योंकि उस वक्त तो हमारी टीम दूसरे काम में लग गई थी, क्योंकि हमने ओपिनियन दे दिया, हमारा काम खत्म। तो एक इतनी सी यहाँ नोट में बात लिखी है उस बारे में, चले ये ध्यान रखिएगा। आइए अब क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन की फाइल बना रहे हैं। तो कह रहा है असेंबली ऑफ, असेंबल करना फाइनल ऑडिट फाइल को। कैसे करोगे भाई? वन और मोर फोल्डर बना सकते हो और अदर स्टोरेज मीडिया में कर सकते हो। कह रहा है इन फिजिकल फॉर्म में भी कर सकते हो और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी कर सकते हो। कंटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर ए स्पेसिफिक एंगेजमेंट, यानी हर एंगेजमेंट के लिए अलग फाइल बनेगी। समझ में आया? अरे समझ में आया क्या? आप एक कंपनी का ऑडिट भी कर रहे हो और उसी को कोई मैनेजमेंट कंसल्टेंसी भी दे रहे हो, दे सकते हैं। आप ये मत बोलना नहीं दे सकते सर, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, आप जो मर्जी बोल दो। 144 में सर्विसेज प्रोहिबिटेड है ना, अगर ऑडिट कर रहे हैं। अरे ऑडिट कर रहे हैं तो ये सर्विस नहीं दे सकते, लेकिन वहां पे कुछ कुछ सर्विस लिखी भी है जो दे सकते हैं। तो मान लो आप वो सर्विस भी दे रहे हो तो उसका डॉक्यूमेंटेशन भी यहाँ करोगे, उसका डॉक्यूमेंटेशन भी यहाँ करोगे? आंसर इज नो। सेपरेट एंगेजमेंट के लिए सेपरेट डॉक्यूमेंटेशन होगा और सेपरेट फाइल बनेगी। समझ में आया नहीं आया? यानी हर एंगेजमेंट के लिए अलग फाइल बनेगी। चले आइए, रिक्वायरमेंट्स क्या बोलती है? द ऑडिटर शैल असेंबल द डॉक्यूमेंटेशन इन द फाइनल ऑडिट फाइल एंड कंप्लीट द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस विद इन 60 days ऑफ डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। यानी जिस दिन आपने ऑडिट खत्म कर लिया उसके 60 दिन में आपको अपनी फाइल भी पूरी कर लेनी है। आज ऑडिट खत्म हुआ मान लो 31 जुलाई को, सही है? अरे बोलो, तो यहां से 60 दिन में आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की फाइल रेडी कर लेनी है। फाइनल ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की फाइल आपको क्या करनी है बेटा? बोलो, रेडी कर लेनी है। सही है? समझ में आया? हाँ बोलो बोलो बोलो, चले आ जाओ। आफ्टर असेंबली ऑडिटर शैल नॉट डिलीट द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बिफोर द एंड ऑफ इट्स रिटेंशन पीरियड। वो है भैया 7 साल। कितने साल मेंटेन करनी है हमें? 7 साल। चले आइए, रिटेंशन पीरियड कितना है वो बात लिखी है यहाँ पे। कब से? 31 जुलाई से, सही, जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट की डेट थी वहां से 7 ईयर तक हम रिटेन करेंगे, है ना? 7 ईयर कहीं हमने लॉ में भी पढ़ा था, किस में पढ़ा था? हाँ, शर्म आनी चाहिए, वो पास हो गया उसे याद है। आईपीएफ फंड, है ना? 7 सालों तक क्या करना होता है? अगर कोई क्लेम करने नहीं आया तो आईपीएफ फंड में डाल देंगे, और कंजिक्यूटिव कंजिक्यूटिव में नहीं आया तो शेयर्स भी डाल देंगे। चले आइए, ऑनरशिप किसकी रहेगी ऑडिट फाइल पे बताना? ऑडिटर की। सिंपल सी बात है। क्या क्लाइंट को दे दे? हमारा डिस्क्रिप्शन है, ये हमारा डिस्क्रिप्शन है। दे भी सकते हो, नहीं भी। फीस आ गई ले जा, एक कॉपी तू भी ले जा। फीस नहीं आई भाई हम नहीं दे रहे, पहले फीस दो। समझ में आ रहा है? देखो आ जाओ, कह रहा है अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय द लॉ रेगुलेशन
ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर, इसलिए मैंने वो लाइन बोली थी कि ये प्रॉपर्टी है आपकी। समझ में आया? भैया काम आपने करा है, मेहनत आपने करी है, तो आपकी प्रॉपर्टी मानी जाएगी ना। तो कह रहा है लेकिन अगर लॉ या रेगुलेशन बोल देता है तो वहां आपको देनी पड़ सकती है। आइए आगे, कह रहा है हाउएवर द ऑडिटर मे एट इट्स डिस्क्रिशन प्रोवाइड द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन टू द क्लाइंट्स। तो यानी आप एक्सट्रैक्ट अलाउड कर सकते हो। हो सकता है कि आपने जो इकट्ठे करे हैं पेपर, उनसे उनको कोई काम पड़ जाए, उनके पास से पेपर गायब हो जाए, वो बोले भैया हमें कुछ पेपर दे दो, हमें जरूरत है, तो आप दे सकते हो। लेकिन ये टोटली आपका क्या है, डिस्क्रिशन है। यानी आप ऑनर हो, हमेशा ऑनर का डिस्क्रिशन ही होता है ना अपने गुड्स पे, तो कि वो देगा या नहीं देगा। चले, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे बच्चों। ऑलमोस्ट हमने आज ये चैप्टर भी थोड़ा अंदर जाके पढ़ लिया है, धीरे धीरे हम इसको खत्म कर देंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है, लेकिन आपको मैं फिर से बोलूंगा कि ऑडिट को लर्न करने की जरूरत है। ठीक है, धन्यवाद।